मैं राम अवतार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम चीन की विदेश नीति के विकास के जो स्टेप्स हैं उनके बारे में हम अध्ययन करना चाहेंगे और इसको हम चीन की विदेश नीति के 1949 से लेकर के आज तक के आधार पर हमें कह सकते हैं कि चीन की विदेश नीति के 4 स्टेप्स रही हैं। तो प्रथम जो चरण है, इसका 4 जो चरण हैं, उन चरणों में प्रथम चरण जिसे हम उग्र नीति के नाम से जानते हैं, यह नीति इन्होंने 1949 से 1950 के मध्य अपनाई थी। अर्थात 1949 में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना होने के उपरांत चीन के द्वारा केवल सोवियत संघ के साथ 1950 में एक मित्रता की संधि की। इसके अलावा उन्होंने अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मधुर संबंधों की जगह एक उग्र नीति का अनुसरण किया, जिसके तहत उन्होंने अब इन उग्र नीति के अपनाने के पीछे जो कारण रहे उसको समझे तो हम देखते हैं कि 1949 में चीन ने अपनी साम्यवादी विदेश नीति के तहत 2 उद्देश्य निर्धारित किए। प्रथम उद्देश्य था चीन में विदेशी प्रभुत्व को पूर्णतः समाप्त किया जाए और दूसरा उद्देश्य था चीन का एकीकरण करके सभी जगह अर्थात सभी प्रदेशों में साम्यवादी शासन की स्थापना की जाए। इसी भावना के साथ चीन ने आंतरिक बाहरी दोनों ही मोर्चों पर उग्र नीति का अनुसरण किया। अर्थात हम कह सकते हैं कि चीन के द्वारा चीन के अंदर अपने साम्राज्यवादी शासन की स्थापना के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उग्र नीति का अनुसरण करते हुए साम्यवाद विरोधी तत्वों को समाप्त करने का काम किया। इसके अलावा दूसरा बिंदु आता है कि चीन में साम्यवादी शासन स्थापना के साथ साथ उन्होंने अपनी विदेश नीति में उन पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भी उग्र नीति को ही धारण किया, जिससे कि चीन के महत्व को विश्व राजनीति में साथ ही साथ एशियाई महाद्वीप में स्थापित किया जा सके। इसी का परिणाम रहा कि चीन ने अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ तनावपूर्ण संबंधों को जन्म दिया। हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि 1950 में चीन ने सभी युद्ध विराम के प्रस्तावों को ठुकराते हुए बड़े उत्साह के साथ कोरिया के साथ युद्ध में भाग लिया और युद्ध किया। इसी तरह उन्होंने 1950 में ही तिब्बत को मुक्त कैसे किया जाए इसकी घोषणा की पीकिंग रेडियो के माध्यम से और साथ ही साथ तिब्बत के ऊपर अपनी सेनाएं भी भेज दी। इस तरीके से चीन ने अपने उग्र नीति के माध्यम से विश्व पटल पर सभी जगह अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए उग्र नीति के अनुसरण का काम किया, जिससे कि हम कह सकते हैं चीन की प्रथम नीति जो साम्यवादी शासन में उन्होंने स्थापित की, उसका उद्देश्य था चीन के प्रभाव को विश्व राजनीति में जिंदा करना या उसको बनाए रखना। दूसरा बिंदु आता है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। अर्थात
प्रथम चरण के बाद जो दूसरा चरण आता है उसे हम शांतिपूर्ण सहस्त्र की नीति के नाम से जानते हैं। यह दौर 1954 से 1957 तक रहा। अर्थात चीन की उग्र नीति के कारण एशियाई राष्ट्रों ने या विश्व राजनीति में चीन से सभी अंतर्राष्ट्रीय जगत में दूरियां बनने लगी। इसको ध्यान में रखते हुए चीन ने अपनी नीति में परिवर्तन किया और शांतिपूर्ण नीति को अपनाने का एक स्वांग रचा, और ये स्वांग उन्होंने 1954 से 1957 तक रचा। इस दौरान उन्होंने कई देशों के साथ संबंधों में सुधार करने का प्रयास किया, जैसे उदाहरण के रूप में कोरिया युद्ध में युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए जून 1953 में। उन्होंने श्रीलंका के साथ समझौता किया जिसमें चावल के बदले रबड़ लेने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की। साथ ही साथ तिब्बत के विषय पर उन्होंने भारत के साथ समझौता किया 1954 में, अप्रैल 1954 में, और पंचशील सिद्धांत को जन्म दिया। अर्थात नेहरू और चाउनलाई के माध्यम से पंचशील सिद्धांत का जन्म हुआ, उसका निर्माण किया। साथ ही साथ चीन के द्वारा इंडोनेशिया के साथ संधि की, तो ताइवान के साथ भी उन्होंने संधि की। कहने का अर्थ हुआ कि चीन के द्वारा इसी भावना को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए बाडोंग सम्मेलन में भी भाग लिया, जिसमें एफ्रो एशियाई मित्रता की बात कही गई थी। अर्थात चीन ने अपने आप को शांतिप्रिय राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का जो स्वांग रचा, उसमें सभी राष्ट्र उसके भ्रमजाल में फंस गए और सभी देशों ने चीन के प्रति नरम रुख अपनाते हुए मित्रता बढ़ाने का प्रयास किया। परंतु चीन ने इसी मित्रता की आड़ में अपनी एक तीसरी जो स्टेप है, उसके तहत जो नई आक्रामक नीति उन्होंने अडॉप्ट की, धारण की, और ये चरण है 1957 से 1969 तक का। अर्थात चीन ने अपनी विदेश नीति के तृतीय चरण में 1957 से 1969 तक नई उग्र नीति को बढ़ावा दिया, जिसके तहत उन्होंने सबसे पहले, इसके पीछे भी कुछ कारण रहे थे जिसके लिए चीन को नई आक्रामक नीति अपनाने के लिए विवश होना पड़ा। जिसमें पहला कारण रहा था सोवियत संघ द्वारा स्पुतनिक अंतरिक्ष विमान उड़ाकर अंतर्राष्ट्रीय जगत में सोवियत संघ का प्रभाव को और मजबूती से रखा। साथ ही साथ अंतर्महाद्वीपीय प्रेक्षक पात्र का निर्माण किया और अंतर्राष्ट्रीय जगत में सैनिक और वैज्ञानिक उन्नति की अपनी धाक स्थापित की। साथ ही साथ सोवियत गुट के साथ आर्थिक उन्नति की जो एक नई नीति थी, उसका प्रभाव पड़ा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इससे चीन को एक नई उमंग, उत्साह मिली कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में चीन भी अपना वर्चस्व, जिस प्रकार सोवियत संघ स्थापित कर रहा है, उसी तरह चीन भी अपना प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, एशियाई महाद्वीप में स्थापित। इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए चीन ने अपनी नई आक्रामक नीति को जन्म दिया, जिसके तहत उन्होंने 1956 में हंगरी के विद्रोह में साम्यवादी नीति के तहत निर्णय लेने का प्रयास किया। 1958 में लेबनान संकट के समय कुछ टापुओं को लेकर के या बल्ले संकट के समय चीन ने एक अलग प्रकार की नीति का अनुसरण किया। इसी प्रकार 1959 में लाओस के साथ
चीन ने एक कठोर रुख अख्तियार किया। तो भारत चीन सीमा विवाद के संबंध में उन्होंने अतिक्रमण की नीति को बढ़ाने का प्रयास किया, जिसका का परिणाम था कि अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत के ऊपर एक पक्षीय आक्रमण भी किया। 1963 में ही चाओ एन लाई के एक सोच के तहत अफ्रीका महाद्वीप उस समय क्रांति की ओर अग्रसर हो रहा था, उसमें भाग लेने का प्रयास किया और अफ्रीका महाद्वीप में चीनी प्रभाव को स्थापित करने का भी प्रयास किया। तो हम कह सकते हैं कि अपनी इस उग्र नीति के ही तहत चीन द्वारा सोवियत संघ के साथ जो अपने पूर्ववर्ती संबंधों में भी परिवर्तन लाने का प्रयास किया, जिसके तहत सीमा विवाद को लेकर के उन्होंने सोवियत संघ के साथ संघर्ष किया या सैनिक झड़प में भाग लिया और अब उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को अपना मित्रता के दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। इधर भारत के साथ उन्होंने संबंधों में एक बिखराव उत्पन्न कर लिया, सोवियत संघ के साथ संबंधों को नई दिशा की तरफ ले जाने का प्रयास किया। तो जापान, ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया, ताइवान, इन सभी देशों के साथ उन्होंने एशियाई महाद्वीप में अपने संबंधों में कठोरता लाते हुए आक्रामक नीति को अपनाते हुए अपने विस्तारवादी नीति को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप सभी एशियाई पड़ोसी राष्ट्रों के साथ उनके संबंध तनावपूर्ण बनते चले गए। चौथा जो चरण आता है इनकी विदेश नीति का, वो आता है युआन कूटनीति। युआन कूटनीति को हम मुद्रा नीति के रूप में भी जान सकते हैं और ये युआन कूटनीति 1969 से अब तक उनकी जारी है। जिसके तहत चीन द्वारा अपनी युआन कूटनीति के तहत दूसरे देशों को प्रचुर मात्रा में आर्थिक सहायता देना प्रारंभ किया और इस युआन कूटनीति के तहत जो आर्थिक सहायता दी जा रही थी, ये आर्थिक सहायता 5 वर्ष से 10 वर्ष तक या 10 से 30 वर्ष तक की बड़ी लंबी अवधि के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसमें सूद मुक्त ऋण या मशीनी माल या तकनीकी विशेषज्ञों का आदान प्रदान इन्होंने इस नीति में शामिल किया। चीन ने माना कि बंदूक की जगह अब सहायता और व्यापार की नीति को आगे बढ़ाया जाए और अब चीन इसी नीति के आधार पर अफ्रीका महाद्वीप हो या अपने पड़ोसी राष्ट्र हों या एशिया महाद्वीप हो, उसमें लगातार अपने प्रभाव को आगे बढ़ाता जा रहा है। आज विश्व राजनीति में अपनी इस युआन कूटनीति के तहत व्यापारिक सहायता या मशीनी की सहायता या कच्चे माल की सप्लाई के दृष्टिकोण से ये एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका सभी राष्ट्रों में अपनी जड़ें जमा चुका है, अपने आप को मजबूत कर चुका है, जिसके आधार पर विश्व जगत में आज चीन के मुकाबले कोई सा राष्ट्र खड़ा होने में सफल नहीं हो पा रहा है। चौथा बिंदु आ जाता है पिंग पोंग नीति। इस पिंग पोंग नीति का अर्थ हुआ चीन अपने शत्रु राष्ट्र को या मित्र राष्ट्र को अपने देश की यात्रा पर आमंत्रित करते हैं और इस पिंग पोंग नीति में खेल की एक भावना होती है, अर्थात खेल के मैदान को आधार बनाते हुए उस मित्र राष्ट्र या शत्रु राष्ट्र के साथ एक और संबंध या समझौता करने का प्रयास किया जाता है, जिसको पिंग पोंग नीति के नाम से जानते हैं, जिसमें यह शत्रु राष्ट्र को भी मित्र बनाने का प्रयास करता है। तो आज हम कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व में चीन अपने वर्चस्व को स्थापित करने में सफल रहा है
और अपने वर्चस्व को स्थापित करने के दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए आज उसने विस्तारवादी नीति को भी अडॉप्ट किया है। आज अमेरिका अपने विस्तारवादी नीति के तहत अभी हाल ही में भारत के साथ सीमा विवाद में उलझा हुआ है, जिसमें कुछ समय पूर्व 20 भारतीय सैनिक जवान भी शहीद हुए और कुछ भारतीय जवानों को चोटें भी आई। वहीं चीनी सैनिकों को भी कुछ नुकसान उठाना पड़ा। तो आज हम देखते हैं कि अभी आज से इस वीडियो के 2 दिवस पहले चीन और भारत के बीच में सीमा के ऊपर 45 वर्ष बाद सैनिक गोलीबारी हुई। इसके पीछे मूल कारण है चीन की विस्तारवादी नीति। चीन द्वारा अपने किसी भी समझौते के ऊपर टिके रहना उनकी विदेश नीति में संभव नहीं है। अतः अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्व राजनीति में अपने प्रभाव को स्थापित करने के उद्देश्य से या विश्व राजनीति में अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से आज चीन अपनी युआन कूटनीति के माध्यम से आर्थिक सहायता हो या विस्तारवादी नीति हो या तकनीक सहायता हो, इन सभी का आधार लेते हुए चीन को स्थापित करने के प्रयास में लगा हुआ है, जिसमें काफ़ी हद तक उन्हें सफलता भी मिलती जा रही है। इस प्रकार आज हम कह सकते हैं कि चीन विश्व राजनीति में एक नया मुकाम दिन पर दिन धारण करता जा रहा है। अतः चीनी विदेश नीति को हम समझ लें, ये चीनी विदेश नीति सांप सीढ़ी की तरह है, जो कभी आगे तो कभी पीछे। उनकी विदेश नीति है 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, जिसके आधार पर वो विस्तारवादी नीति को जन्म देते हुए अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपना प्रभाव लगातार बढ़ाता जा रहा है। इस चीज़ को हम अब उनके इस 4 चरणों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आज उसका कौन दोस्त है, कल कौन शत्रु होगा, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। यही चीनी विदेश नीति की आधारशिला के आधार स्तंभ रहे हैं। धन्यवाद।